हाय दोस्तों, यूट्यूब में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त राजू कुमार। दोस्तों, मैं आज फिर आप लोगों के बीच एक न्यू टॉपिक को लेकर के आया हूं। आज का टॉपिक है दोस्तों 1789 की जो फ्रांसीसी क्रांति शुरू हुई थी, उसमें राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक कारणों का विवेचना करे, या पूछ देगा टिप्पणी करे, या पूछ देगा उनके कारणों का वर्णन करे। अलग अलग तरीका से भी पूछ सकता है दोस्तों, सबका मतलब एक ही होता है। आपका एक्सप्लेनेशन किस प्रकार से है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन सब क्वेश्चन का मतलब दोस्तों एक ही होता है। आज का टॉपिक पर आने से पहले मैं दोस्तों बता दूं आपको कि अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले। अब दोस्तों हम बात करते हैं अपने टॉपिक पर। तो इससे पहले दोस्तों मैंने एक वीडियो अपलोड की थी बीए पार्ट 2 के लिए, खास करके अदर कम्पिटिटिव एग्जाम भी। उसमें दोस्तों मैंने बताया था आप लोगों को कि फ्रांस की जो क्रांति हुई थी उसमें दार्शनिकों का क्या योगदान था। उसमें मैंने विस्तार पूर्वक मोंटेस्क्यू के बारे में, वोल्टेयर के बारे में, रूसो के बारे में, दिदरो के बारे में, इन सभी के बारे में मैंने आप लोगों को बताया। वो वीडियो अभी तक आपने अगर नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, आप आसानी से उस वीडियो को देखें। आपको एकदम सरल भाषा में बताया गया है वो वीडियो को, एक स्टूडेंट की जो अपनी भाषा होती है उसमें बताया गया है। आपको अच्छी तरीका से समझ में आएंगे और आप अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। दोस्तों, हम लोग की जो एग्जाम होगी बीए पार्ट 2 की, उसमें जो आज की क्वेश्चन है फ्रांसीसी 1789 की फ्रांसीसी क्रांति में राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक कारणों को लिखे, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये पूछने की काफी संभावना है, इसीलिए मैं आज इसके ऊपर एक वीडियो बनाने जा रहा हूं। आप लोग देखें और आसानी से समझे। मैं आपके भाषा में प्रस्तुत करूंगा इसके सोल्यूशन को। दोस्तों, हम बात करते हैं राजनीतिक कारण की। सबसे पहला राजनीतिक कारण। दोस्तों, उस टाइम जो मतलब कि फ्रांस की जनता थी वो काफी मतलब एक तरह से उन लोगों को पीड़ा हो रहा था, दर्द हो रहा था उन लोगों के अंदर। एक तरह से मतलब एक जैसे होता है ना कि कोई दर्द से मतलब घुटनशील कर रहा है, उसी प्रकार से वहां राजनीतिक की प्रणाली थी, वहां का जो सिस्टम थे, वहां के जो एक पद्धति थी, उनसे जनता उब चुकी थी। लेकिन वो सामने नहीं आ रही थी जनता, क्योंकि वहां पे डर था, क्योंकि शासक इतना निरंकुश थे, क्योंकि वहां के ऐसे मतलब शासक थे कि उसको कारागार में डाल करके जीवन भर के लिए मतलब कि उसको कारागार में ही सजा देते थे। इसी कारण यही कारण था कि कोई जनता आगे नहीं आता था। यही कारण था कि कहा जाता है कि फ्रांसीसी क्रांति में मतलब कि दार्शनिकों का भी भूमिका रहा था। उच्च दार्शनिक को अगर नहीं जागरूक करता तो ये लोग आगे नहीं आता। उन लोगों ने मतलब इसके भय को, इनके डरों को जगाया, इनको भगाया और इनको आगे लाने में काफी ज्यादा भूमिका निभाया। दोस्तों, अब राजनीतिक कारण के अगर पहला पहलू को उठाया जाए, पहला मुद्दा को उठाया जाए, इसको पहला कारण के रूप में कर ले राजनीतिक कारण में, तो हम दोस्तों पहले राजा की निरंकुशता के बारे में। उसकी जो निरंकुशता थी, उसके अंदर कूट कूट के भरा हुआ था, एकदम निरंकुश। इतनी ज्यादा मतलब कि जो शासक बहुत सारे होते हैं, लेकिन इतना निरंकुश नहीं होना चाहिए दोस्तों। आप अगर बुक पढ़िएगा डीपली में ना, वहां की जनता को अगर पीड़ा को अपने ऊपर लीजिएगा ना दोस्तों, तो आपको लगेगा कि ये क्या हो रहा था उस टाइम उन लोगों के साथ। बहुत दुख होता है दोस्तों। तो ये होना भी जरूरी था। अगर ये नहीं होता तो फिर धीरे धीरे एक स्टेप बाय स्टेप से विश्व नहीं होती, ना डेवलपमेंट होता, ना देश का निर्माण होता। ये सब भी होना जरूरी था। ये आदमी जागरूक कैसे होता फिर। दोस्तों, उस टाइम अगर हम राजा की निरंकुशता की बात करते हैं, वो काफी हद तक उसकी सीमा एक तरह की देखे तो जहां तक सीमा होना चाहिए था, लिमिटेशन को पार कर चुके थे। एक सीमा को वो पार कर चुके थे राजा निरंकुश के मामले में। वो अपना मन से शासन करते थे, वो देवी अधिकार के सिद्धांत पे शासन करते थे। उनका वाक्य ही दोस्तों शासन हुआ करता था, जो उसकी इच्छा ही कानून हुआ करती थी। जो इच्छाएं हुई कानून बना दिया। ये क्या मतलब, कोई बात हुई भाई, जो मन में क्या कानून बना दिया। तो राजा इस तरह से मतलब कि गिर चुके थे कि वहां की जनता उब चुकी थी दोस्तों। वहां के आम लोग जो थे, वहां वो सामने में उभर के नहीं आते थे, उनके खिलाफ नहीं बोल पाते थे। जैसे कि राजा के दरबार में कोई दरबारी काम कर रहा हो, किसी की बहू बेटी के साथ कुछ कर दिया, किसी को करो मामले में कुछ कर दिया, किसी को बेवजह पीट दिया, किसी को बेवजह टैक्स ले लिया, उसके खिलाफ वो नहीं आ पाते थे। आम लोग उसके खिलाफ दोस्तों खड़ा नहीं उतर पाते थे, रोड पे नहीं आते थे, उनके विद्रोह नहीं करते थे। क्यों नहीं करते थे? क्योंकि वहां पे दोस्तों अगर कोई आम लोग, निम्न वर्ग के लोग, पादरी के वर्ग, कुलीन वर्ग के लोग राजा और राजा के दरबारियों के प्रति अगर कोई खिलाफ प्रदर्शन करेगा, उसको जिंदगी भर के लिए कारावास में डाल दिया जाएगा। ये वहां की सिस्टम थी, ये वहां की पद्धति थी, ये वहां की निरंकुशता थी, जिस कारण से कोई जनता खुल करके सामने में नहीं आता था। जिस कारण से वहां के जो मतलब कि प्रजा थी वो घुटनशील एकदम अंदर अंदर घुट के जीते थे, लेकिन वो खुल के सामने नहीं आते थे। ये भी एक कारण के रूप में हम ले सकते हैं राजा की निरंकुशता को पहला कारण के रूप में पॉइंट कर सकते हैं, इस पॉइंट को नोट कर सकते हैं। अब दोस्तों हम दूसरा बात करते हैं
शासन में कुशलता की अभाव। दूसरा कारण के राजनीतिक कारण के दूसरा रूप ले सकते हैं हम लोग, दूसरा पॉइंट के रूप में नोट कर सकते हैं, शासन में कुशलता का अभाव। वहां के जो शासक थे दोस्तों, उसमें कुशलता नहीं थी, योग्यता नहीं थी। एक शासक थी दोस्तों जो लुई चौदहवां के, जो उसमें थोड़ा योग्यता थी, उसमें कुशलता भी थी, वो योग्य शासक थे। लेकिन उसके जाने के बाद से योग्यता, मतलब योग्यता नाम का शब्द ही गायब हो गया। योग्यता क्या होती है, योग्य क्या होता है, एबिलिटी किसी को पता ही नहीं था कि शासन कैसे करना है, पद्धति कैसे लाना है। सब अपने अमोद प्रमोद विलास में लुप्त हो गए। वहां की जनता के साथ कुछ भी हो, वहां के शासक को कोई मतलब ही नहीं था उनसे। अपना पत्नी के साथ 10 स्त्री के साथ अपना अमोद प्रमोद में डूबा हुआ है। जनता क्या कर रहा है उसे कोई मतलब ही नहीं है। जनता मर रहा है, जी रहा है, उनको कोई उनसे मतलब नहीं था दोस्तों। अपना जीवन में ही वो अपने जीवन को ही सिर्फ देखते थे, स्वार्थी थे, एकदम स्वार्थी। दोस्तों वहां की अगर बात करते हैं कुशलता की, हम बात करें, वहां के लुई 14वां के बाद जो लुई 15वां आए, वो एकदम गिरा हुआ, एकदम सड़ा हुआ शासक कहा जाए उन लोगों को दोस्तों। क्योंकि अपने स्वार्थ के प्रति, अपना समाज को न, अपना राज को न देखा, अपना जनता को न देखा, तो वो शासक किस काम की दोस्तों। इसी कारण से वो किसी को न देखने की वजह से अपने जो खजाने की संपत्ति थी, वहां जो धन इकट्ठा हुए थे, वो पानी की तरह बहाते थे। एकदम लगता था कि समाज, उसके राज्य में और कुछ है ही नहीं। उसकी विलासता, उसकी अमोद, उसकी प्रमोद, उसकी सभाएं, उसकी जो होती थी प्रोग्राम डांस की, वो ये सब उनको एक तरह से देखे तो सब कुछ से दूर रखा था। एक अलग ही दुनिया में वो बसते थे। इस प्रकार से दोस्तों उसमें योग्य ही नहीं था वो शासन चला पाए, फ्रांस का डेवलप कर पाए, वहां की जनता की पीड़ा को समझ पाए। अब दोस्तों बात करें हम लुई 16वां की। लुई 16वां जो शासक के रूप में आए दोस्तों, वो काफी ईमानदार थे और बुजुर्ग, मतलब कि वृद्ध अवस्था में वो शासक बने। तो वो जब शासक के रूप में आए तो वो काफी ईमानदार थे दोस्तों। लेकिन वहां के जो लोग थे, आम लोग थे फ्रांस के, उनसे वो आशा रखे हुए थे ये जरूर कुछ ना कुछ करेंगे हम लोगों के लिए। लेकिन उन्होंने भी कुछ नहीं किया दोस्तों। वो क्या करता, वो सब पानी में, नौ तो पानी में डूब चुका था, अब उसका हाथ से सब कुछ निकल चुका था, वो बेबस था, वो कुछ नहीं कर सकता था। अब जब लोगों को इसके ऊपर जो आशा था, वो आशा से जो दोस्तों मतलब टूट गई, वो उसको पूरा नहीं कर पाया। इसी के यह भी एक क्रांति की और यह रास्ता एक क्रांति को ओर लेके चलता है, जिसका एक ही परिणाम निकलता है कि क्रांति। दोस्तों ये कारण हम नोट कर सकते हैं। अब तीसरा कारण के रूप में दोस्तों हम ले सकते हैं शासन की भ्रष्टता। शासन में जो भ्रष्टता थी, जो करप्शन था, उसके बारे में हम बात कर सकते हैं। करप्ट शासन था दोस्तों, वो आज भी है, हमारे इंडिया में भी है दोस्तों। शासन की अगर बात करें भ्रष्टता की, वो आज हमारे इंडिया में भी है। देखा जाए तो अच्छा जो बच्चा है, जो टैलेंटेड है, जिसमें जॉब होने की हुनर है, वो नहीं ले पा रहे हैं, और जो जिसमें नहीं है वो पैसा फेंक के ले पा रहे हैं। जाकर देखिए बिहार एसआई का देखिए, और कोई अदर पोस्ट का देखिए, मतलब कि एसएससी का देखिए, मतलब कि जो ऑफलाइन खास करके एग्जाम है दोस्तों, उसमें 50 से 70% बच्चा मतलब कि बिना एग्जाम में कुछ भी लिख के ना मतलब नहीं है, पैसा फेंका, एग्जाम नौकरी हो गया। क्यों भाई? उन्होंने पैसा फेंका। उनका पापा काफी अमीर थे, वो काफी रिच पीपुल थे, पैसा से सीट खरीद लिया गया, पैसा से सीट खरीद लिया गया। वही दोस्तों ये अभी भी हमारे इंडिया में भी है, ऐसा नहीं है। यही वहां पे भी था। फ्रांस की जो हम शासन की भ्रष्टता की अगर बात करें, उस टाइम में भी यही था कि जो वहां पे जो भी पोस्ट निकलते थे दरबारियों के लिए या माली के लिए या टैक्स वसूलने वाले आदमी के लिए, वहां पे जो भी पद निकलते थे फ्रांस में दोस्तों, उस टाइम उच्च वर्ग के जो लोग थे, कुलीन वर्ग के जो लोग थे, पादरी वर्ग के जो लोग थे, वो लोग खरीद लिया करते थे पोस्ट को। निम्न वर्ग जिसमें कि असली योग्य उसका पहुंच ही नहीं पाते थे उस सीट तक, उस पद तक, जो उसका जो असली हकदार था वो पहुंच ही नहीं पाते थे। वो नशेरी भंगेड़ी कोई भी मतलब जिसको कोई योग्य ही नहीं था, वो पैसा के बदल तो वहां पहुंच गया। तो डेवलपमेंट होगा? नहीं होगा। आज भी इंडिया का क्या है, जिसको जहां जिस पद पे होना चाहिए वो उस पद पे नहीं है, मतलब डेवलपमेंट नहीं हो रहा है। ये दोस्तों हम शासन की भ्रष्टता में हम बात कर सकते हैं। इस बात बोलने के तो बहुत कुछ है, बहुत कुछ दिल में दबा कर रखे हैं, लेकिन बता नहीं सकते हैं आप लोगों को एक वीडियो के माध्यम से। अब दोस्तों हम बात करते हैं राजा और रानी के चरित्र के बारे में। चौथा कारण के रूप में हम पॉइंट कर सकते हैं राजा और रानी की चरित्र में दोस्तों देखा है तो अति गिरा हुआ चरित्र है उन लोगों का, क्योंकि अपने विलासिता में, अपनी दुनिया में खोया हुआ, जनता से कोई मतलब नहीं, उसकी पीड़ा से कोई मतलब नहीं है, वो क्या कर रहे हैं उनसे कोई मतलब नहीं है, अपनी दुनिया में वो खोया हुआ है। अब देखिए दोस्तों पैसा किस तरह से पानी से बहाता है। एक रानी के पीछे 500 दासियां लगी हुई है सेवा करने के लिए। क्या जरूरत है उसकी? क्या जरूरत थी उसकी? 500 दासियां एक रानी के सेवा में लगे रही। दोस्तों ये भी बहुत बड़ी मतलब कि संपत्ति, जो ये बाद में जो आर्थिक कारण रूप में आता है, यही सब कारण था। नाजायज खर्चा, नाजायज मतलब कि जो नहीं होना चाहिए था, वो भी संपत्ति लूटपाट करवाते थे। रानी की कैरेक्टर्स में काफी गिरी हुई थी जो उस टाइम रानी थी, क्योंकि वो
राजा भी व्यवस्था जो रानी कहती थी उन्हीं के अकॉर्डिंग उसको चलना पड़ता था, जिस कारण से वो हर बार मतलब घाटा में ही गया, हर बार वो नीचा ही दिखने को मिला, उसको ऊंचा कुछ नहीं मिला दोस्तों। दोस्तों ये था राजनीतिक कारण। अब हम लोग बात करते हैं दोस्तों सामाजिक कारण की। सामाजिक कारण में दोस्तों हम खास करके 3 वर्ग को ले सकते हैं। पहला तो कुलीन वर्ग, दूसरा पादरी वर्ग और तीसरा निम्न वर्ग या सामान्य वर्ग। दोस्तों उस टाइम जो वर्ग बटी हुई थी, कुलीन वर्ग, पादरी वर्ग, निम्न या सामान्य वर्ग, वो को बटी भी नहीं थी। वहां के लोगों ने आपस में, वहीं के जो बड़े बड़े शासक थे वो कुछ होते गए टाइम में, जैसे कि कोई रिच हुए, कोई पुअर हुए, इस टाइप से होते होते दोस्तों एक दूसरे से वर्ग की तरफ बंट गया। और बंटने के बाद इतनी ज्यादा विषमताएं हो गई कि एक दूसरे को मतलब देख नहीं चाहते थे, एक दूसरे को मतलब से जलते रहते थे। ये वहां की स्थिति पैदा हो गई दोस्तों। अब पहला कारण नोट कर सकते सामाजिक कारण में आप, कुलीन वर्ग। दोस्तों कुलीन वर्ग एक ऐसा वर्ग था जो अपने आप को सबसे श्रेष्ठ मानता था। जो हूं मैं ही हूं, मेरा ही वर्ग सब कुछ है, जो कि 3 लाख से भी आबादी कम थी, फिर भी वो अपने आप को एक तरीका से इस प्रकार से रोल अदा करते थे, लगता था कि मैं ही हूं फ्रांस का शासक, मेरा ही वर्ग सब कुछ चलाता है, फ्रांस के शासक को मेरे ही वर्ग के लोग लीड करते हैं। इस तरीका से थे दोस्तों उसके शासन की पद्धति, वहां के कुलीन वर्ग की सोच उसकी मेंटालिटी। और अपने आप को कर से मुक्त रखे हुए थे दोस्तों। सरकार को, वहां के जो शासक थे वहां कोई टैक्स वैक्स नहीं मतलब देना पड़ता था उनको, टैक्स मुक्त थे, कर मुक्त थे, कोई तरह की कर नहीं देना पड़ता था और दूसरे के ऊपर अधिकार जमाया करता था कुलीन वर्ग के लोग। वहां की जो मतलब निरंकुशता की बात की जाए तो कुलीन वर्ग की भी उसमें काफी हद तक रही है, क्योंकि वो लोग भी छोटे जो निम्न वर्ग के लोग थे, सामान्य वर्ग के लोग थे, उनको वो देखना नहीं चाहते थे, एकदम घिन की दृष्टि से देखते थे, घृणा करते थे उन लोगों से। कुलीन वर्ग की ऐसी मेंटालिटी थी, ऐसी प्रवृत्ति थी। अब देखिए दोस्तों कितनी ज्यादा पीड़ा सह रही है वहां के जो निम्न वर्ग थे, सामान्य लोग थे, वहां के जो रहने वाले लोग थे, कितनी ज्यादा पीड़ा सह रही थी वहां की उस टाइम। अब दोस्तों हम बात करते हैं दूसरा कारण के रूप में अगर पादरी वर्ग की। पादरी वर्ग में भी दोस्तों पादरी में भी 2 प्रकार के पादरी थे। एक तो वो जो कि मतलब अपने आप को ईश्वर का रूप मानते थे, बोलते थे कि मैं ही ईश्वर हूं, मैं ईश्वर का प्रतिनिधित्व हूं, मैं यहाँ ईश्वर के द्वारा भेजा गया हूं। अगर वहां पे शासक अगर टैक्स लगाने की बात करता था, बोलता था कि टैक्स कैसे ले लोगे, मैं तो ईश्वर का प्रतिनिधि, मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, जिस कारण से वो लोग बेबस होकर के उससे टैक्स नहीं ले पाते थे पादरी वर्ग से। और वो अब जो निम्न वर्ग थे, कृषक वर्ग थे, उनके ऊपर टैक्स लगाया करके मतलब कि 1/10 मतलब कि 1/10 का 1 भाग मतलब कृषि अनाज ले लिया करते थे पादरी वर्ग के लोग। और उसी पादरी में दूसरा वर्ग के जो थे, जिसके 60 पॉइंट से मतलब वेतन कम हुआ करती थी, उन लोग एक आम नागरिक भिक्षुक की जिंदगी जी रहे थे। उन लोग अपना जीविकोपार्जन के लिए, अपना जिंदगी चलाने के लिए, अपनी परिवार को चलाने के लिए दूसरे सामान्य निम्न वर्ग के यहाँ जाके पूजा पाठ करवाते थे, उनके बच्चों को पढ़ाते थे, उनके जो बीमारी होती थी उनके इलाज को ठीक क्या करते थे, धार्मिक कार्यों में अपना योगदान दिया करते थे, ताकि उससे कुछ मतलब कि टैक्स या उसके से कुछ पैसा कलेक्ट कर सके, अपना जीवन यापन कर सके दोस्तों। ये थी दोस्तों पादरी वर्ग। और दोस्तों लास्ट हम बात कर, और एक तीसरा पॉइंट नोट कर सकते हैं निम्न वर्ग के बारे में। निम्न वर्ग दोस्तों ये सब सामान्य वर्ग, अगर बौद्धिक दृष्टि से बात की जाए दोस्तों, इतिहासकार का कहना है कि बौद्धिक दृष्टि से सबसे विकसित और सबसे बौद्धिक दृष्टिकोण से सबसे सर्वश्रेष्ठ वर्ग की श्रेणी में किसी वर्ग को रखा जाएगा, वो निम्न वर्ग होगा। क्योंकि दोस्तों निम्न वर्ग काफी शिक्षित, काफी योग्य व्यक्ति थे निम्न वर्ग में, उसमें काफी शिक्षित व्यक्ति थे। इसमें डॉक्टर, वकील, इतिहासकार, साहित्यकार, सभी श्रेणी के लोग निम्न वर्ग में शामिल थे। जो इन लोगों के पास वो क्षमता थी शासन की पद्धति को बदलने की, जो राजनीतिक प्रणाली उसको चेंज करने की, लेकिन ये लोग को वहां पहुंचने नहीं देते थे वहां के शासक, वहां के उच्च वर्ग के लोग। इन लोग काफी पीड़ा सहना पड़ता था दोस्तों। इन लोगों से काफी कोई भी बात होता था, जैसे कि वहां का रोड अगर खराब हो गया, वो मतलब कृषक जो वहां के किसान थे उसको टैक्स पे करना पड़ता था, उसको मरम्मत करवाना पड़ता था वहां पे उसका। वहां के लोग निम्न वर्ग के ऊपर काफी कोई भी काम हुआ, टैक्स दो। वहां पे जो पादरी वर्ग थे और कुलीन वर्ग थे वो टैक्स से मुक्त थे, कुछ भी टैक्स पे नहीं करते थे। जो भी टैक्स आता था वो निम्न वर्ग ही पे करे, निम्न वर्ग को ही देना पड़ता था टैक्स दोस्तों। इससे ये लोग काफी मतलब दब चुके थे, ये लोग काफी घुटनशील महसूस कर रहे थे। ये लोग चाह रहे थे कि कब हम लोग भी वर्ग के सामने आए, और इसमें आग डालने का काम कर रहा था दार्शनिक, जो एक तरह से फूंक मार रहा था ताकि ये लोग अपना कदम बढ़ाए और उस क्रांति की ओर बढ़े, ताकि फ्रांस में क्रांति हो। अब दोस्तों बात करते हैं, इसमें भी निम्न वर्ग में सबसे ज्यादा बदतर हालत थी कृषक वर्ग की, क्योंकि उन लोगों को दोस्तों टैक्स के रूप में इतना ना टैक्स दिया जाता था। कोई तरह की टूल टैक्स हो या कहीं आने जाने का टैक्स हो, यात्रा टैक्स हो, कोई तरह की टैक्स लगता था तो वो कृषक को देना पड़ता था, किसान को देना पड़ता था, वहां के कृषक को देना पड़ता था। अगर किसान का उपज नहीं हुआ है, उसके घर में जो संपत्ति हुआ करती थी, चाहे जानवर हो या कोई गाड़ी हो या कोई सामान रखा हुआ हो, तो वहां के जो टैक्स उसने आते थे वो सामान लेके चल जाते थे, उसके पशु को लेकर चल जाते थे। तो इतना पीड़ा सहना पड़ा दोस्तों, खास करके वहां के कृषक वर्ग को काफी पीड़ा सहना पड़ा दोस्तों। काफी मतलब कि सबसे ज्यादा तकलीफ अगर किसी को हुआ वहां फ्रांस में, तो उस टाइम वो कृषक वर्ग को थे दोस्तों। सबसे ज्यादा तकलीफ, सबसे ज्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ा कृषक वर्ग को।
उन लोगों को सबसे ज्यादा टैक्स भी, सबसे ज्यादा घुलनशील भी, सबसे ज्यादा मार भी, सबसे ज्यादा परेशानी भी, हर चीज में कृषक वर्ग को। दोस्तों आज भी अपना इंडिया में भी है, सबसे अगर किसी का बदतर हालत है वो किसान का है, जो कि किसान हम लोग को आज अगर देश चल रही है तो वो किसान के बदौलत। अगर किसान अन्न उपजाना बंद कर दे तो हम लोग जिंदा नहीं रह पाएंगे। पैसा क्या होगा, पैसा खा के पेट भरिएगा। तो मतलब किसान के बदौलत अगर आज देश चल रहा है दोस्तों, लेकिन किसान पे ध्यान नहीं दिया जा रहा, आज भी नहीं ध्यान, आज सरकार कोई ध्यान नहीं दे रही किसान के ऊपर। वो 1000 रुपए किलो बीज खरीदते हैं और 100 रुपए किलो में जाकर उसको 100 रुपए किलो भी नहीं बिकता है, 7 रुपए किलो बिकता है, 1000 रुपए किलो खरीदता है बीज। ये स्थिति आज भी हम लोग के इंडिया में भी है। हम लोग को भी जरूरी है इसके प्रति आवाज उठाए, सरकार को इसको बताए कि किसान ही जड़ रीढ़ है इंडिया की। उस टाइम भी वही हालत थी दोस्तों फ्रांस की, किसान को समझता नहीं था कोई, सबसे ज्यादा पीड़ा उसी को होता था। आज भी पीड़ा हो रहा है दोस्तों, हम लोग इंडिया में भी पीड़ा हो रहा है दोस्तों किसान को। अब दोस्तों हम बात करते हैं तीसरा कारण, आर्थिक कारण के बारे में। दोस्तों आर्थिक कारण का दोस्तों बहुत बड़ा योगदान है। अगर आर्थिक कारण ना होता तो शायद फ्रांस की क्रांति ना होती, क्योंकि दोस्तों उस टाइम फ्रांस में जो लुई 14वां थे उसके वो तो काफी मतलब कि प्रतिष्ठापूर्ण मतलब अपने राज्य को आगे बढ़ाने में, विस्तार करने में सफल हो पाए थे। लेकिन लुई 15वां और लुई 15वां जब आए तो अपनी संपत्ति को, अपने जो बोले ना अमोद प्रमोद में, अपने विलास भोग में वो विलुप्त हो गए। संपत्ति को पानी की तरह बहा दिए, रानी के ऊपर 500 दासी लगा दिया, खजाना पूरा खाली होता गया। दिन प्रतिदिन फ्रांस की जो आर्थिक स्थिति थी वो बदतर होता गया, नीचे गिरते गया। इस तरीके से लुई 16वां आया, वो तो ईमानदार था, वो उतनी कुशल बुद्धि की थे नहीं, वो वृद्ध व्यक्ति थे, उसकी सोच उतनी फास्ट थी नहीं। उसके टाइम में भी वो फ्रांस काफी नीचे दबते गया। और एक तरह ऐसा हो गया दोस्तों फ्रांस की क्रांति के समय में मिला के लगभग 800 करोड़ पाउंड का कर्ज लेना पड़ा इसको, फ्रांस को 800 करोड़ पाउंड का। और जो जिसको सूद बोलते हैं, ब्याज बोलते हैं, 23 करोड़ 60 लाख पाउंड, शायद 23 करोड़ 60 लाख पाउंड उसको ब्याज के रूप में, सूद के रूप में देना पड़ता था, जिससे ये पैसा लिया हुआ था 800 करोड़ पाउंड। और दोस्तों उस टाइम इतनी बदतर स्थिति हो गई थी, फ्रांस की आर्थिक स्थिति इतनी बदतर हो गई थी, इतनी खराब हो गई थी, वो टैक्स देने के रूप मतलब कि पर्याप्त नहीं थी। इस कारण से उन लोगों ने मतलब कि कुलीन वर्गों के ऊपर करों का बात चलाना प्रारंभ किया, उन लोगों के ऊपर कर लगाया जाए। लेकिन उन लोगों ने, कुलीन वर्ग ने नकार दिया, कर लगाने से नकार दिया, बोला कि कर कोई किसी तरह की कर नहीं लगाई जाएगी। उन लोगों ने इस बात को कह के नकार दिया गया दोस्तों, और इस प्रकार से कर नहीं भी लगा उसके ऊपर, कुलीन वर्ग के ऊपर। फिर दोस्तों इन्होंने, राजा शासक ने वहां की मंत्रियों का निर्माण किया, और करों के बात जब कही तो उन्होंने परामर्श दिया मंत्री लोगों ने कि कुलीन वर्ग के कर लगाया जाए तो ऋण समाप्त हो सकती है। लेकिन कुलीन वर्ग एक्सेप्ट नहीं किया, फिर से वो उसको सबको अपदस्थ कर दिया गया। फिर जाकर के शासक ने बहुत सारे प्रयास किए, लेकिन कोई सुधार नहीं हुआ, कोई कर देने के लिए तैयार नहीं था। अगर फ्रांस की वहां के जो कुलीन वर्ग थे अगर वो कर देते तो वहां पे फ्रांस की क्रांति भी नहीं होती, शायद क्रांति रुक जाती। फिर बेबस होकर के दोस्तों उन्होंने मतलब कि राज्य के प्रमुख सदस्य को बुलाए, प्रमुख व्यक्ति को बुलाए, उनके बीच में भी अगर कुलीन वर्ग या पादरी वर्ग के लोग कर देने के लिए उतारू हो जाते तो क्रांति शायद रुक जाती। लेकिन उस टाइम भी ऐसा नहीं हुआ, कुछ भी नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। उस टाइम कोई कर देने के लिए तैयार नहीं हुआ दोस्तों, जिस कारण से ये एक क्रांति का रूप लेना आवश्यक हो गया था। अब दोस्तों फिर जाकर के तब उन्होंने 1789 ईस्वी में, 87 में तो प्रमुख सदस्य बुलाई थी, फिर 1789 ईस्वी में राज्य परिषद को बुलाने का निश्चय किया गया। और जो दोस्तों 175 वर्ष के मृतक संस्था अधिवेशन का घोषणा हुआ, जैसे अधिवेशन हुआ, और अधिवेशन के परिणाम स्वरूप ही क्रांति का रूप लिया। क्रांति का गणेश, जिसको हम बोल सकते हैं श्री गणेशाय नमः, श्री गणेशाय नमः, मतलब कि क्रांति प्रारंभ हो गई। दोस्तों ये कारण थी फ्रांस की जो फ्रांसीसी क्रांति थी 1789 की, उसमें जो ये सारी कारण रही थी, यही उसकी मेन जड़ है। और दोस्तों उसमें 1789 में और 78 में अकाल भी पड़ी थी। उस टाइम काफी लोग मर चुके थे, काफी निम्न वर्ग के लोग मरे थे। उस टाइम भी शासक नहीं देख पाए थे, उनसे भी लोग काफी गुस्सा में थे, गुस्सा को विस्फोट के रूप में बदला और एक क्रांति के रूप में लिया। ये सभी कारण थी दोस्तों फ्रांस की क्रांति होने में, फ्रांसीसी क्रांति में ये सभी कारण थी, सामाजिक कारण, आर्थिक कारण, राजनीतिक कारण। दोस्तों मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। थोड़ी लॉन्ग हो गई है, लेकिन मैंने एक्सप्लेनेशन सही से दिया है दोस्तों। अगर मेरे वीडियो को पसंद आए दोस्तों, मेरा वीडियो अगर पसंद आए आप लोग को, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों। जय हिंद दोस्तों, मैं नेक्स्ट वीडियो में बोलूंगा नेक्स्ट टॉपिक के साथ।